जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद और अपनी सभी बेहतर तैयारी में जुटे हुए अपने आने वाले कल को संवारने के लिए एकदम मेहनत, शिद्दत, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और त्याग के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अंतिम शब्द जो त्याग है, ये वाक़ई तैयारी के लिए बड़ा ही आवश्यक है। जब हमारे पास देखिए एक फ़िक्स टाइम है, हम उसको केवल एक चीज़ को दे सकते हैं। अगर हम चाहें कि इस समय को हम बाकी सारी चीज़ों को भी देते रहें, हमारी यार दोस्ती भी प्रॉपर रहे, घूमना-फिरना भी प्रॉपर रहे, सोशल मीडिया से लगाव भी प्रॉपर रहे और हम अपना हँसी-मज़ाक भी प्रॉपर कर लें, खूब सारा और पढ़ाई को भी प्रॉपर समय दे दें, तो शायद ये संभव नहीं है। अगर आप एक अपना समय का बड़ा हिस्सा पढ़ाई को देते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए शायद थोड़ा-थोड़ा सा समय आपके पास बचेगा। इसी को बस त्याग कहते हैं और मैं कहता हूँ कि अगर आपने साल 2 साल त्याग के साथ गुज़ार लिए, तो ज़िंदगी भर आपको कभी किसी चीज़ का त्याग नहीं करना पड़ेगा, ना तो ज़िंदगी भर हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। अगर एक नौकरी नहीं लगी, तो हमेशा चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। जब जेब में पैसा नहीं है, तो ये कड़वा सच है कि दुनिया में कोई भी आपका नहीं है। प्यारे दोस्तों, मेहनत करते रहिए, बिल्कुल शानदार तरह से। तो कल की क्लास से शुरू करेंगे हम एक क्वेश्चन के साथ और आगे हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने तरंग के बारे में बड़े ही अच्छे तरीके से सीखा, समझा और हमने पाया कि तरंग में कन्फ्यूज़न बहुत हैं, अगर उसको सही से समझा जाए तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ध्वनि निर्वात में चल सकती है? बताइए। क्या ध्वनि निर्वात में चल सकती है? क्या साउंड वैक्यूम में चल सकता है? बताइए। क्या ध्वनि निर्वात में चल सकती है? क्या साउंड वैक्यूम में चल सकता है? मेरा आपसे सवाल। बहुत बढ़िया, अमित यादव कहते हैं सही बात है सर, बहुत कुछ त्याग की पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे शेर, अगर वाक़ई तुम त्याग कर रहे हो, तो एनर्जी कंज़र्व है। ये जो ऊर्जा है संरक्षित है। आप जो इस समय पे त्याग कर रहे हैं, इसके बदले आपको बहुत बड़ा कुछ मिलेगा। मतलब आप जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मेहनत में कभी कोई निराश नहीं होता। किसी को आज मिल जाएगा, किसी को कल मिल जाएगा, किसी को परसों मिलेगा, लेकिन मिल ज़रूर जाएगा। बढ़िया तरह से मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। तो सभी का बहुत अच्छा आंसर है। लगातार नो आंसर के बीच कुछ 1-2 मुझे यस ऐसे नज़र पड़ रहे हैं, जैसे सरसों के पीले खेत में कोई कौवा बैठा हो, यानी कि अलग ही नज़र पड़ रहे हैं। तो सभी के आंसर नो हैं, बाकी किसी एक आध का यस है। तो भाई आप गलत कह रहे हो। ध्वनि वैक्यूम में नहीं चल सकती है, निर्वात में नहीं चल सकती है। अगर निर्वात के मतलब हम देखें, तो निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर कुछ भी ना हो। कुछ क्या होता है? तो देखिए, या तो जैसे मैं इस कमरे की बात करूँ, तो इस कमरे में भाई कुछ ठोस चीज़ें हैं, जैसे मेरे हाथ में पेन है, बोर्ड है, कैमरा है। कुछ लिक्विड चीज़ें हैं, मतलब गलत मत समझना, बस पानी है लिक्विड में, पानी हो जाएगा। कुछ गैस हैं, जैसे कि हवा हो गई। अगर यहाँ ये कुछ भी ना हो, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर वैक्यूम है, निर्वात है। और हवा को तो मतलब ध्वनि को तो चलने के लिए कम से कम हवा तो चाहिए चाहिए। बाकी चलने को वो ठोस में भी चल देगी और द्रव में भी चल देगी। ठीक है? चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे। अच्छा, शायद हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था ना, ध्वनि के बारे में तो पढ़ा ही नहीं था, कोई बात नहीं। आपने आंसर किया, बहुत बढ़िया लगा। एग्ज़ाम्पल्स में हमने पढ़ लिया था, प्रॉपर नहीं पढ़ा था। तो आज हम कुछ तरंगों के गुण पढ़ते हैं। कुछ विशेषताएँ होती हैं तरंग की, उनके बारे में पढ़ेंगे। तरंग की विशेषताएँ। देखो, किसी को भी परिभाषित करने के लिए कुछ विशेषताओं की ज़रूरत पड़ती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हेडिंग बनाएँगे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, तरंग की विशेषताएँ। देखिए, क्या होती हैं तरंग की विशेषताएँ? जैसे मान लीजिए आपको मैं किसी का इंट्रोडक्शन दिलाने के लिए कहूँ, तो आप उसके बारे में उसकी सारी बातें बताएँगे कि ये इंसान प्रकृति वाइज़ कैसा है, बहुत अच्छा है। ये इंसान अपना काम समय से करता है। ये इंसान बड़ा ही मेहनती है, लेकिन ये झूठ बोलता है। हाँ, इसकी एक और आदत है कि ये चोरी भी कर लेता है। तो हर एक व्यक्ति विशेष की कुछ विशेषताएँ होती हैं, जो उसको पूरी तरह परिभाषित करती हैं। वैसे ही हर एक तरंग की भी कुछ विशेषताएँ होती हैं। जैसे मान के चलिए, अगर मैं यहाँ एक तरंग बनाता हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार से चल रही है। या रुको अभी, इसको बढ़िया तरंग अगर हम बनाएँ, तो
एक अच्छी तरंग ऐसे बनेगी अगर हम पहले से ही उसकी बाउंड्री फिक्स कर लें। एक बीच में हो गई और एक नीचे हो। चलिए, ये तरंग है। तो ये तरंग हमने बनाई जो कि अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक। अब देखिए, आपसे इसमें कुछ 3-4 बातें पूछी जाएंगी। पहली बात पूछी जाती है कि तरंग का आयाम क्या होता है। पहली बात पूछी जाती है, तरंग का आयाम क्या होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो देखिए, तरंग का एम्पलीट्यूड होता है कि वो तरंग कितनी उठी, कितनी उठी और कितनी नीचे तक गिरी। यही इसका एम्पलीट्यूड होता है, यही इसका आयाम होता है। ठीक है। आयाम को हम किससे दिखाते हैं? ए से। आयाम को हम ए से दिखाते हैं। तो एम्पलीट्यूड, मेरे हिसाब से इसकी डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कभी परिभाषा पूछी जाती है। बस समझ जाना कि कोई भी तरंग कितनी ऊपर तक गई और कितनी नीचे तक गई। ठीक। चलिए, आगे एक दूसरी परिभाषा आपसे पूछी जाती है जिसका नाम है तरंग दैर्ध्य। और बहुत बार आपने तरंग दैर्ध्य के बारे में सुना होता है। आइए आज जाने कि वेवलेंथ क्या होती है, जिसे सिंबल लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, तरंग दैर्ध्य क्या है कि किसी भी तरंग में आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। एक इसका सबसे टॉप पॉइंट और एक इसका सबसे नीचे का पॉइंट। तो जो सबसे टॉप का पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं हम शृंग। ये भी एक शृंग है, ये भी एक शृंग है, और इसे बोलते हैं हम गर्त। ये भी एक गर्त है और ये भी एक गर्त है। यानी कि इंग्लिश वाले मेरे सभी दोस्त बोलेंगे, ये होता है क्रस्ट और ये होता है आपका ट्रॉफ। तो एक क्रस्ट से लेके अगले क्रिस्ट तक की दूरी, एक क्रिस्ट से लेके अगले क्रिस्ट तक की दूरी, या एक ट्रॉफ से लेके अगले ट्रॉफ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है? एक डिस्टेंस होती है किसी वेव की अपर पॉइंट से अपर पॉइंट तक की, लोअर पॉइंट से लोअर पॉइंट तक की। अगर हम और गहराई में जाके समझें कि ये बताती क्या है, तो देखो, अगर एक तरंग खुल के चल रही है, मतलब जो ज़्यादा बड़ी तरंग है, तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और जो एक छोटी तरंग है उसकी वेवलेंथ कम होगी। अब इस बात से क्या फर्क पड़ेगा, समझो जरा। मानो ये तरंग इतनी खुली हुई है, मान लो देखो, तरंग का एक चक्कर ये होता है 1 2 3। मान लो यहां से यहां तक आने में ये 1 सेकंड लेती है, और 1 सेकंड में इसने 3 चक्कर लिए हैं। अब मानो एक तरंग ऐसे चलती है बहुत जल्दी जल्दी, हाँ, जू 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 जू, 1 सेकंड में उसने 30 चक्कर ले दिए। तो क्या मैं पहले तो ये बोल दूं कि उसके पास ऊर्जा ज्यादा है, और अगर वो जल्दी जल्दी चलेगी तो उसकी तरंग दैर्ध्य छोटी सी हो जाएगी। यानी जिसके पास ऊर्जा ज्यादा है उसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो ये तरंग दैर्ध्य से हम निकाल सकते हैं। तो तरंग दैर्ध्य की परिभाषा में आप लिखेंगे कि एक शृंग, एक शृंग या गर्त, यानी कि एक क्रस्ट या ट्रॉफ, एक क्रस्ट या ट्रॉफ से, एक क्रस्ट या ट्रॉफ से अगले, एक क्रस्ट या ट्रॉफ से अगले क्रस्ट या ट्रॉफ तक की दूरी, एक क्रस्ट या ट्रॉफ से अगले क्रस्ट या ट्रॉफ तक की दूरी क्या कहलाती है? वेवलेंथ कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक। अगली एक गुण आता है इसको परिभाषित करने के लिए, जिसका नाम होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, इसको हम कैपिटल टी से दिखाते हैं। तो टाइम पीरियड क्या बताता है? टाइम पीरियड ये बताता है कि किसी एक तरंग को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा। ये तरंग को मान लो यहां से यहां तक आने में 1 सेकंड लगा, तो इसका आवर्तकाल 1 सेकंड हो जाएगा। एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा, सेकंड में कितना समय लगा, उसको हम उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल की परिभाषा है कि किसी तरंग के द्वारा
एक चक्कर में लगा समय, यानी कि टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर में लगा समय। ठीक है, अगली डेफिनेशन आप देखेंगे, फोर्थ डेफिनेशन, और ये है आपकी आवृत्ति की यानी कि फ्रीक्वेंसी की। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। देखिए, आवर्तकाल में मैं क्या जानना चाहता हूं? मैं जानना चाहता हूं कि एक तरंग ने कितना समय लिया एक चक्कर पूरा करने में। लेकिन आवृत्ति में मैं जानना चाहूंगा कि एक सेकंड में कितने चक्कर लिए, एक सेकंड में कितने चक्कर लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं ये कहूं, अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि यहां से यहां तक का समय लगता है एक सेकंड, अगर मैं इस पूरे समय को कहता हूं कि भाई इस तरंग ने यहां से यहां तक आने में एक सेकंड लगाया, तो कितने चक्कर लगाएं? एक, दो, तीन। तो एक सेकंड में लिए गए चक्रों की संख्या को ही हम उसकी आवृत्ति कहते हैं। तो मैं कहूंगा इसकी आवृत्ति कितनी है? तीन। तीन क्या? हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो आप कहोगे आवृत्ति की परिभाषा लिखोगे, यहां थोड़ा जगह नहीं है तो मैं आगे लिख देता हूं, आपने नोट नहीं किया हो तो बाद में नोट कर लेना। आवृत्ति की डेफिनेशन है एक सेकंड में लिए गए, एक सेकंड में लिए गए चक्रों की संख्या, एक सेकंड में लिए गए चक्रों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन वन सेकंड। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा लग रहा है तुम्हें कि इसकी आवृत्ति कितनी है? यहाँ एक सेकंड में इसने कितने चक्कर लिए? तीन। तो 3 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति हो गई। ठीक, अच्छा ये बताइए कि अगर मैं इसका आवर्तकाल पूछूं तो तुम ये कहोगे कि एक चक्कर में कितना समय लगेगा, तो ये 3 चक्कर में कितना समय ले रही है? एक सेकंड। तो भाई एक चक्कर में कितना समय लेगी? तुम कहोगे एक चक्कर में 1/3 सेकंड। यानी कि देखो, आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के उल्टे हुए। बताइए बताइए, आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के उल्टे हो गए। एक रिलेशन पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन, यहां नोट डाल के लिखेंगे कि आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक, आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। चलो अब इसको नोट करो आराम से और बताओ क्या चारों परिभाषाएं बढ़िया से समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। भारत में हर्ट्ज 50 होती है यार, वो किसकी है ये तो देखो, किसकी फ्रीक्वेंसी है भाई। जैसे मान लो जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें सुनाते हैं, मान लो किसी बात पे जब तुम गलती कर देते हो, तो हो सकता है कि एक सेकंड में वो 10 बात बोल देते हो, तो उनकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है। भारत में हर्ट्ज 50 होती है। भाई क्या 50 होती है? किस चीज की फ्रीक्वेंसी? प्रॉपर बोलो, इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत की। तो भारत में विद्युत की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। बाकी भाई बोलने की कुछ और फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में वो काम कितनी बार हो रहा है। बिल्कुल, आप आवृत्ति को चाहे एन से दिखाइए, चाहे आप एफ से दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो तरंग की विशेषता एक बार नोट करेंगे और थम्स अप करेंगे कि हमें सारी समझ में आ गई हैं। एक भाई ने शायद कहा था कि तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। ऐसा नहीं होता। देखो हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना कि तरंग दैर्ध्य है,
तरंग पहले दै को बोलेगा, फिर रे से शुरू होगा, फिर आधा दै, फिर ये, ऐसे ही तो बोला जाता है। तो तरंग दैर्ध्य ही बोला जाता है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, तरंग की सारी विशेषताएं, और बड़ी ही आसान आसान है, कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ तक हमारा तरंग वाला चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम प्रॉपरली फोकस करते हैं किस पे, ध्वनि पे, यानी कि साउंड पे। अब प्रॉपर हम पढ़ेंगे ध्वनि यानी कि साउंड। ठीक है, देखिए साउंड क्या होता है, ध्वनि क्या होती है। तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ध्वनि जो होती है, रामेश्वर कहते हैं ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। भाई यही तो समस्या है, आपने आधा आधा सा पढ़ रखा है। भाई दरवाजा खोल लो थोड़ा सा। ठीक है, तो तुम जैसे तुम कह रहे हो ध्वनि का मात्रक, भाई ध्वनि मैं पूछूं तुमसे कि हंसने का क्या मात्रक है, तुम कितने किलो हंस रहे हो। तो हंसना कोई राशि ही नहीं है, दरअसल हम गलती कर रहे होते हैं। तो ध्वनि का कोई मात्रक नहीं होता। भाई ध्वनि में बहुत सारी चीजें हैं, उसकी तीव्रता है, उसका आयाम है, उसका प्रबलता है, ध्वनि की गुणता है। किसके मात्रक की बात कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको आगे क्लियर होंगी। ठीक है, बड़े बढ़िया से। चलो, तो अब पढ़ेंगे प्रॉपर ध्वनि के बारे में। और ये तो हमने समझ ही लिया है कि ध्वनि क्या है। ध्वनि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। बोलो, ये तो सबको क्लियर है कि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। भाई अनुदैर्ध्य बोला जाएगा चलने के आधार पे, और यांत्रिक बोला जाएगा माध्यम की आवश्यकता के आधार पे। यानी कि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। ठीक, अब बात यह है कि चलो ठीक है, ध्वनि के हमने गुण पढ़ लिए, लेकिन ये बताइए आखिर ध्वनि उत्पन्न क्यों होती है, ध्वनि पैदा क्यों होती है। तो देखो, जब तुम स्कूल का घंटा कभी तुमने बजाया होगा, कभी गलती से बजा हो तो सारे बच्चे निकल लिए होंगे, उस घंटे को देखो, चाहे तुम मंदिर की घंटी को देखो, या तुम साइकिल की घंटी को देखो, किसी भी चीज से अगर ध्वनि निकलती है तो वो ना, वो वाइब्रेट करती है, वो कंपन करती है। तो ध्वनि उत्पन्न होती है कंपनों से। ध्वनि के उत्पन्न होने का मुख्य कारण, मूल कारण, बेसिक रीजन है वाइब्रेशंस। हमारे, जब मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ना, जैसे मैंने बोला हरीश, तो मेरा जो यहाँ गले में लैरिंग्स है, एक पार्ट होता है लैरिंग्स, वो खास तरह से वाइब्रेशन करेगा, और वो वाइब्रेशन का प्रेशर बाहर निकलेगा, और ये प्रेशर ही हवा को खास तरीके से दबाएगा। तो साउंड का बेसिक रीजन वाइब्रेशन होता है। ध्वनि का मूल कारण क्या होता है, कंपन। तो आप कहोगे कि ध्वनि ध्वनि उत्पन्न होने का ध्वनि उत्पन्न होने का मूल कारण कंपन है। ध्वनि उत्पन्न होने का मूल कारण कंपन है, यानी कि आप कहोगे कि फंडामेंटल रीजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज वाइब्रेशन। ठीक है, कि ध्वनि के उत्पन्न होने का मूल कारण जो है वो क्या है, कंपन है, यानी कि वाइब्रेशन है। अब आपके दिमाग में, अच्छा पीछे की स्लाइड दिखा दूं, कोई बात नहीं, पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको पीछे की स्लाइड दिखा देता हूँ। ये नोट हो जाए तो थम्स अप कर लेना, फिर मैं पीछे की स्लाइड दिखाऊंगा। चलो ये तो ठीक है। अब ध्वनि में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो जिनको आपने एकदम ऐसे कचरा बना रखा है ना, मिला मिला के पढ़ रखा है कि ध्वनि का मात्रक ये है, ये है, ये सारी चीज़ों के बारे में सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे। अभी शुरुआत करेंगे पहले आवृत्ति से, यानी कि फ्रीक्वेंसी से। पहले आप इसको नोट करिए आराम से, फिर हम फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे।
चलो नोट हो गया। मैं आपको पीछे की स्लाइड दिखाई देता हूँ, अगर आपको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो जल्दी से। इसको नोट कर लो। और भाई विपिन कुमार, देखो तुम्हें पहले शुरू से चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। रेवोल्यूशन रोटेशन में बहुत अच्छे से अंतर बताया है, ठीक है। सीपीएम और आरपीएम एक ही बात है। सीपीएम क्या होता है? साइकिल पर मिनट, किसी भी वस्तु के द्वारा 1 मिनट में लिए गए चक्रों की संख्या। आरपीएम भी वही होता है, किसी भी वस्तु के द्वारा 1 मिनट में लिए गए रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन और साइकिल एक ही बात है। बाकी आपको रेवोल्यूशन रोटेशन में पीछे फर्क देखना पड़ेगा, पीछे के चैप्टर्स में बताया। नोट हो गया? चलो अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया ध्वनि। अब देखो ध्वनि के बारे में सारी प्रॉपर्टीज पढ़ते रहेंगे। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे हम ध्वनि की आवृत्ति। ध्वनि की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो फ्रीक्वेंसी ना एक जनरल टर्म है। पहले तो ये सोचो कि ऐसा नहीं है इसका संबंध ध्वनि से है या किसी इलेक्ट्रिसिटी से है या किसी बोलने से है। ये एक सामान्य टर्म है। अगर मैं साउंड के संदर्भ में बात करूं तो मैं ये देखना चाहूंगा कि अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से 1 सेकंड में कितने वर्ड्स निकल रहे हैं, ये भी मेरी फ्रीक्वेंसी है, ये मेरे वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी है। या मेरी आवाज़ कितने जो वेव्स है, मेरी आवाज़ किस में निकल रही है? वेव की फॉर्म में, वो दब खुल के चल रही है। तो 1 सेकंड में कितनी बार दबी और कितनी बार खुली। अगर एक धीमे चलने वाली वेव है, हो सकता है कि वो 1 सेकंड में एक बार दबे, एक बार खुले। लेकिन कोई बहुत फास्ट मूविंग वेव है तो वो 1 सेकंड में बहुत तेज दबेगी, खुलेगी। तो ध्वनि का मतलब है कि 1 सेकंड में कितनी बार दबी और कितनी बार खुली, ठीक है। तो आवृत्ति वैसे तो आपने देखो आज तक रटी होगी कि 20,000 हर्ट्ज, 25,000 हर्ट्ज, ये से पराश्रव्य अपश्रव्य। आज इसको देख लेते हैं और सुन लेते हैं। फ़ोन का वॉल्यूम जैसे जैसे साउंड बढ़ता जाए वैसे वैसे धीमा करते जाना। एक वीडियो देखो, आपको अंदाजा लगेगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साउंड की फ्रीक्वेंसी का। चला दो भाई हरीश। चलो, तो आप सभी ने फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को सुन लिया होगा। और आप आज के बाद ये नहीं कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी हमने कभी देखी नहीं है। मैंने कहा कि आवृत्ति तो एक सामान्य टर्म है, लेकिन ध्वनि की आवृत्ति से मतलब यही होता है कि ध्वनि में पतलापन कितना है। जैसे आपने देखा होगा जब ये नंबर छोटा था, जब आवृत्ति कम हर्ट्ज थी,
तो ध्वनि आपकी मोटी थी। लेकिन जैसे-जैसे ये नंबर बढ़ा, वैसे-वैसे ये पतली हो गई। एक बात और आपने नोट की कि शुरुआत में जब आवृत्ति कम थी, तो ये ध्वनि आपको सुनाई भी नहीं पड़ रही होगी। अब देखो ये जब बढ़ेगी तो बहुत पतली हो जाती है, और अगर मैं इसे 20,000 तक ले जाता, तो उसके बाद आपको सुनाई ही नहीं देती। तो हम इसी आधार पे इस आवृत्ति को 3 हिस्सों में बाँटते हैं। ध्वनि की आवृत्ति को मैं 3 हिस्सों में बाँटूँगा, इसी आधार पे कि आपको कौन-सी सुनाई देती है और आपको कौन-सी नहीं सुनाई देती है। पहले हिस्से को जो हम सुन सकते हैं, उसको बोलते हैं, हम बीच में रखेंगे, और इसको बोलते हैं हम श्रव्य, यानी कि सोनिक। तो सोनिक ध्वनि वो होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20 हर्ट्ज से, या ऐसे रखो, रेंज ऐसे रखो, 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ऐसे रख लो। 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, वो ध्वनि हमें सुनाई देती है। यानी कि इन ध्वनियों को इंसान सुन सकता है। इन ध्वनियों को इंसान सुन सकता है। ठीक है? आगे देखें, तो 20 हर्ट्ज से जो कम की ध्वनियाँ होती हैं, उनको मैं कहता हूँ, इसको हर्ट्ज कर लें, 20 हर्ट्ज से वो करेंगे 20 हर्ट्ज से, ठीक है? अच्छा, जो ध्वनियाँ 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, यानी यहाँ से भी छोटी होंगी, 20 हर्ट्ज से कम होंगी, उन्हें इंसान नहीं सुन सकते। उन्हें इंसान नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते। और जो ध्वनियाँ, एक तीसरी कैटेगरी और हम बना लें, जो ध्वनियाँ 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होंगी, जो ध्वनियाँ 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होंगी, उन्हें भी इंसान नहीं सुन सकता है। उन्हें भी इंसान नहीं सुनेगा। तो देखिए, इसको क्यों नहीं सुन पा रहा है? क्योंकि ये सुनने की क्षमताओं से ज़्यादा है। सुनने की क्षमताओं से ज़्यादा है। तो हम इसको बोलते हैं पराश्रव्य। परे है श्रव्य की सीमा से, यानी कि ये है आपका अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रा मतलब जो बहुत ज़्यादा हो, सोनिक माने सुनने की सीमा से। सुनी ये भी नहीं जा सकती, इसको बोला जाता है अवश्रव्य, यानी कि जो अव माने बुरा है, श्रव्य माने सुनने की सीमा से। इन्फीरियर है, इंफ्रा है, इन्फीरियर है इससे सुनने की सीमा से, तो उसको हम बोलते हैं अवश्रव्य, यानी कि इंफ्रासोनिक। ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, इन्हें इंसान नहीं सुन सकता, तो भाई कौन सुनेगा? तो इन्हें सुनते हैं जानवर। अब कौन से? उन्हें भी जीव जंतु, जानवर यही सुनते हैं। तो देखो, मैं हमेशा ऐसे याद रखवाता हूँ कि जो छोटी तरंग दैर्ध्य हैं, सॉरी छोटी आवृत्ति हैं, 20 हर्ट्ज से कम छोटी हैं, इनको बड़े बड़े जानवर सुन पाते हैं। जैसे हाथी सुन लेगा इसको, गैंडा सुन लेगा, व्हेल मछली यही उत्पन्न करती है, यही बोलती है। साथ में बड़ी बड़ी घटनाएं, जैसे बम विस्फोट हुआ, उसमें यही उत्पन्न होती हैं। जैसे कि भूकंप आया, उनमें भी यही उत्पन्न होती हैं। उसके बाद अगर हम देखें, इनको छोटे छोटे जानवर सुनेंगे और वही बोलेंगे, जैसे कुत्ता। बड़ी आवृत्ति छोटे जानवर, कुत्ता, बिल्ली। और देखो, इनसे सवाल आए ना आए, लेकिन इससे जरूर आता है, इससे चमगादड़, कि चमगादड़ कैसी तरंग का इस्तेमाल करता है। तो चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल करता है, अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल करता है। सब सोनिक भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। आप इसको इंफ्रासोनिक बोलिए, चाहे सब सोनिक बोलिए, सबका मतलब जो सोनिक से नीचे है, ठीक है, बिल्कुल, उसको आप अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। चलो एक बार नोट कर लो, थम्स अप करो, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सर, ध्वनि की खोज किसने किया था? यार, हर देखो, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी सवाल बन जाएगा। जैसे मैं पूछूं, भाई इंसान की खोज किसने की, अब मैं पूछने पे अगर पूछने लगूंगा तो किसी भी चीज़ की खोज पूछूंगा, हर चीज़ से सवाल नहीं बन सकता। तो नोट करेंगे, थम्स अप कर देंगे, और फिर हम आगे पराश्रव्य ध्वनि को कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया आपका। अब चलते हैं कि अल्ट्रासोनिक तरंग के उपयोग क्या होते हैं, पराश्रव्य ध्वनि के उपयोग क्या होते हैं। यानी आप लिखोगे यूजेज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, यानी कि पराश्रव्य ध्वनि के उपयोग, पराश्रव्य ध्वनि के क्या उपयोग होते हैं। देखिए, पहला उपयोग चमगादड़ का ही है कि चमगादड़, क्वेश्चन आएगा चमगादड़ अपना रास्ता कैसे पता करता है। आप कहोगे भाई क्यों, क्या दिक्कत होती है चमगादड़ को रास्ता पता करने में। चमगादड़ को उड़ना है रात में, और रात में देखने के लिए कोई नाइट विजन कैमरा नहीं है उसके पास। तो वो क्या करेगा, वो उड़ता हुआ, एक चमगादड़ बनाता हूँ बढ़िया सी, ये इसका मुंह इधर है मान लेना, है ना, ऐसे उड़ रही है। तो ये चमगादड़ क्या करेगा, मान लो सामने रात में उड़ रहा है और सामने है एक खंबा, पोल है, तो ये क्या करेगा कि ये अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेगा ये छोड़ेगा अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। ये अल्ट्रासोनिक वेव जाएंगी और इस खंबे से टकराएंगी और वापस आ जाएंगी इस तक। अगर ये तरंगें वापस आ जाएंगी तो ये मान लेगा कि रास्ते में कोई है और ये अपनी दिशा को बदल देगा, ठीक है। तो आप कहोगे कि चमगादड़ जो बैट होते हैं, चमगादड़ पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग अपना रास्ता पता लगाने में करते हैं, ठीक है। तो चमगादड़ अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करते हैं अपना रास्ता पता लगाने में। अरे कोई बात नहीं यार, मछली है चमगादड़ मान लो, तुम क्या हो गया, मैथ्स के स्टूडेंट हो वैसे भी मान लेते हो। अब देखो दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि चमगादड़ कितनी ध्वनि इस्तेमाल करता है। तो देखो मैंने कहा अल्ट्रासोनिक इस्तेमाल करता है। अल्ट्रासोनिक कितना होता है भाई, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। कितना, तो चमगादड़ जो है ना, याद रखना, वैसे ये क्वेश्चन नहीं आता कभी भी, लेकिन याद रखना कि चमगादड़ 1,20,000 हर्ट्ज तक का साउंड छोड़ता है, फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। अब इंद्रजीत कहते हैं भूकंप और विस्फोट में बहुत तेज साउंड होता है, तो इंफ्रासोनिक में कैसे। भाई साहब, वो साउंड की लाउडनेस है, वो आवाज है, पतलापन नहीं है। आवाज जो होती है उसकी बहुत पतली होती है, मतलब मोटी होती है, सॉरी पतली नहीं होती, मोटी होती है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नहीं है कि साउंड कितना तेज या धीमा है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है साउंड कितना मोटा या पतला है, समझ गए। चलो, तो चमगादड़ 1,20,000 हर्ट्ज तक इस्तेमाल करता है। अब पता है, एक सवाल तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए था कि अल्ट्रासोनिक की क्यों यूज कर रहा है, ये इंफ्रासोनिक या सोनिक यानी कि अवश्रव्य श्रव्य क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेता। तो मैं आपसे कहता कि मान लो इंफ्रासोनिक भगवान ने इसे दे दिया जो 20 हर्ट्ज से कम है। 20 हर्ट्ज से कम का मतलब देखो फ्रीक्वेंसी का सीधा संबंध है एनर्जी से, ऊर्जा से। जिस वेव में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसमें ऊर्जा ज्यादा है। तो अगर अगर इसको इंफ्रासोनिक दे देते भगवान, तो ये मुंह से छोड़ता, और इंफ्रासोनिक इतनी हल्की होती है कि वो जाएगी और यहां तक जाके मर जाएगी, खत्म। लौटना तो छोड़ो, वो खंबे तक जा ही नहीं पाएगी। चमगादड़ को लेकर रास्ता क्लियर है, उड़े चलो, और जाके भिड़ जाएगा खंबे से। तो भाई इसलिए अल्ट्रासोनिक दिया जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत होती है। देखो तरंगों को कितनी एनर्जी चाहिए कि हवा को चीर के जाए, खंबे से टकराए, टकराने के बाद वापस भी लौटे। इसलिए बहुत हैवी फ्रीक्वेंसी इसको देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का ये इस्तेमाल कर सके। तो ऊपर वाला भाई बड़े गजब का एकदम इंसान है। तो ये हो गया किसका यूज, अल्ट्रासोनिक तरंगों का यूज, किसके केस में, चमगादड़ के केस में। नोट कर लिया होगा। अब देखिए दूसरा इस्तेमाल देखो इसका। दूसरा इस्तेमाल होता है, जैसे मानिए ये आपका जहाज है, ये समुद्र है, और चलो पहले समुद्र बनाते हैं प्यारा सा। ये समुद्र का ऊपर का सरफेस है और ये भरा हुआ है समुद्र में पानी, और एक जहाज जो कि हल्का सा डूबा हुआ और इधर की तरफ चले जा रहा है। अब इसमें आगे है मान लो
कोई चट्टान मान लो, बर्फ का टुकड़ा मान लो बहुत बड़ा, तो अगर जहाज ऐसे ही चलता रहे तो इससे टकरा जाएगा और दुर्घटना हो जाएगी। उससे बचने के लिए हम यहाँ पे एक मशीन रखते हैं, ऐसी मशीन जो लगातार अल्ट्रासोनिक वेव छोड़े, ताकि अल्ट्रासोनिक वेव लगातार जाती रहें। और देखो रास्ता क्लियर हुआ तो ये कभी लौट के वापस ही नहीं आएंगी, लेकिन अगर कुछ हुआ सामने तो ये टकराएंगे उससे और वापस लौट आएंगे। तो ये जो पूरी तकनीकी एक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक टेक्निक जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम किसका उपयोग कर रहे हैं, पराश्रव्य तरंगों का। इस तकनीकी को बोलते हैं हम सोनार। क्या बोलते हैं? इस तकनीकी का नाम है सोनार। देखिए आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई, आप हमेशा इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर सोनार मतलब जो नाविक होते हैं अपना रास्ता पता लगाने में किसका इस्तेमाल करते हैं। कहीं पढ़ लोगे अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल करते हैं, कहीं पढ़ लोगे सोनार का इस्तेमाल करते हैं। तो सोनार और अल्ट्रासोनिक अलग नहीं है भाई। अगर मैं कहूँ मान लो जैसे दीपक तोमर है, तो ये तोमर भी मैं कह सकता हूँ और भाई तोमर जी कहाँ जा रहे हो, या मैं कहूँ और भाई दीपक कहाँ जा रहे हो, है तो दोनों एक ही बात। तो सोनार एक तकनीकी है जिसमें हम पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहले तो सोनार की फुल फॉर्म ही देख लो। सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। हिंदी में कुछ नहीं है, हिंदी में कभी पूछा भी नहीं जाता, इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी। और इसका हम गहराई में मतलब समझें तो साउंड नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब होता है दिशा पता लगाना, आगे के रास्ते के बारे में पता लगना। जो आप मैप देखते हो ना, जैसे अपने दोस्त के घर का मैप लगाया चल दिए, ये नेविगेशन है। सैटेलाइट आपको नेविगेट कर रही है, रास्ता दिखा रही है। तो सोनार तकनीकी का उपयोग हम क्या कर रहे हैं, जहाजों के द्वारा रास्ता पता लगाने में। और ये क्या छोड़ रही है, कैसी वेव छोड़ रही है भाई? चाहे तो ये इंफ्रासोनिक भी छोड़ सकती है, लेकिन ये अल्ट्रासोनिक छोड़ रही है, क्योंकि पानी को चीर के वापस आना है। तो आप कहोगे कि सोनार का उपयोग या अल्ट्रासोनिक का उपयोग, किसी को भी कह दीजिए, सोनार कहिए या फिर आप अल्ट्रासोनिक यानी कि पराश्रव्य तरंगों का उपयोग, तरंगों का उपयोग नाविक अपना रास्ता पता करने में, अपना रास्ता पता करने में करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला इस्तेमाल देखिए क्या होता है इसका। अगला इस्तेमाल होता है कि मान लो हमें समुद्र की गहराई पता करनी है, समुद्र की गहराई पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेंगे। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेंगे। अल्ट्रासोनिक वेव्स समुद्र की तली से टकराएंगी और वापस लौट के आ जाएंगी, समुद्र की तली से टकराएंगी और वापस लौट के आ जाएंगी। अब हम जब इन तरंगों को छोड़ेंगे तो हम स्टॉप वॉच लगा लेंगे कि कब तरंग गई हैं और कब आई हैं। हमें पता लग गया, चाल हमें इनकी पता होती है, साउंड की चाल से चलेंगी और दूरी हम निकाल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समुद्र की गहराई का पता करने में इसका इस्तेमाल होता है। समुद्र की गहराई या समुद्र में जो छिपी वस्तुएं होती हैं, मान के चलो यहाँ कोई वस्तु है, तो तरंग उससे टकराएगी, वापस लौट के चली जाएगी, तो हम मान लेंगे कि यहाँ कुछ ना कुछ है। तो समुद्र की गहराई या समुद्र में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में, वस्तुओं का पता लगाने में, तो सब में किसका इस्तेमाल हो रहा है, सोनार का। और अगला नाम देखो एंड रेंजिंग है। रेंजिंग, रेंजिंग का मतलब दूरी पता करना। ठीक है, रेंजिंग का मतलब दूरी पता करना। तो ये हो गया इसका इस्तेमाल सोनार में। तीसरा एक अच्छा इस्तेमाल होता है इसका चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में आपने देखा होगा, जैसे ज़्यादातर तो इसका इस्तेमाल प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए होता है। जब बेबी की पूरी जांच की जाती है कि वो स्वस्थ है या नहीं है, तो हम अल्ट्रासाउंड ही कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासोनिक वेव भेजी जाती हैं जो पिक्चर लेके दे देती हैं आपको।
पेट में दर्द वगैरह की स्थिति में भी अल्ट्रासाउंड ही करते हैं डॉक्टर। तो आशा करूँगा कि आपको अल्ट्रासोनिक के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार सभी थम्स अप करेंगे अगर पूरा समझ में आ गया है तो। पैदोमीटर का क्या काम है भाई? देखिए, पैदोमीटर समुद्र की गहराई पता करता है, उसका प्रिंसिपल दूसरा है, उसका काम करने का तरीका दूसरा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि समुद्र की गहराई के लिए केवल सोनार ही इस्तेमाल में लाई जाती हैं। ये तो एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक ये है। मोहम्मद नाजिम कहते हैं नोट करने का टाइम मत दिया करो। भाई देखो नाजिम, तुम मत किया करो नोट दोस्त, जब मैं नोट करने का टाइम दिया करूँ। भाई बाकी बच्चों को तो देना पड़ेगा जो नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया साउंड की फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब देखिए, अगला मुद्दा जो रहेगा, जैसे आज हमने फ्रीक्वेंसी को कवर किया, आज हमने वेव्स के गुणों को प्रॉपर कवर किया, तरंगों के गुणों को, वैसे अगला मुद्दा रहेगा ध्वनि की चाल को लेके, स्पीड ऑफ साउंड को लेके। तो स्पीड ऑफ साउंड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कल की क्लास में। वैसे मैं अभी आपको बता दूं कि एक मैराथन क्लास है एनडीए की, जो कि मेरी क्लास शुरू होगी 9 बजे से। तो 9 बजे से सभी लोग मैराथन क्लास से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। ये क्लास वैसे तो एनडी एयरफोर्स के लिए है, बट थ्योरी के सवाल आप भी देख सकते हैं। न्यूमेरिकल मत देखना, थ्योरी के सवाल आप भी देख सकते हैं। तो चूंकि मैराथन है, मैराथन 5-6 घंटे की तो जाती ही है। अगर उसमें यार थोड़ी सी थकान हो जाती है, 6 घंटे पूरा समय खड़े खड़े बोलते रहना। अगर मैराथन के बाद मेरी हिम्मत हो पाई तो मैं अवश्य आपकी क्लास लूँगा, शेड्यूल में आप लोग देख लेना। अगर किसी कारण से मान लो थकान वकान ज़्यादा हुई, क्लास लेने की हिम्मत नहीं हो पाई, तो फिर मैं माफ़ी चाहूँगा और इस क्लास को हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा और वो आपको शेड्यूल में दिख जाएगी। ठीक है, तो आप अपना यहाँ तक का रिवीजन दुरुस्त रखना, क्योंकि आगे की पूरी क्लास में ये चीज़ें हमें अच्छे से काम आएंगी। और रिवीजन साथ के साथ करते रहो, ताकि आप किसी भी छोटी से छोटी चीज़ में भी कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है दोस्तों, तो फिर बाद में ही शुरू करेंगे, क्योंकि चाल ऐसा टॉपिक है, उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे आधा घंटा चाहिए। अभी हमारे पास मुश्किल से 10 मिनट बचे हैं। अगर उसको मैं अभी कंप्लीट करूँगा तो अगर उसको मैं अभी कंप्लीट करूँगा तो फिर उसमें हमें पूरा करने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी और कोई क्लास है तो कोई बात नहीं है, आप मत लेना उस क्लास को। बाकी एनडीए और एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए कल एक मैराथन क्लास है। चलिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा वैसे तो आपकी क्लास हो जाए, बट अगर मान लो थकान ज़्यादा हुई, कुछ हुआ, तो क्लास ले पाने में असमर्थ रहूँगा, क्योंकि 6 घंटे के बाद थोड़ी दिक्कत होती है। कल जॉब पर जाएंगे। सेकंड सैटरडे मेरा ऑफिस ऑफ रहता है, सेकंड सैटरडे को मेरा ऑफिस हमेशा ऑफ रहता है। इस वजह से मैं अपना आराम से कल मैराथन, इसीलिए मैंने कल मैराथन लगवाई है। तो चलिए फिर मिलते हैं या तो कल या तो मंडे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद। 9 AM, सुबह 9 बजे।